जिस चीज़ का डर था वही होना शुरू हो गया इंडिया में भी। साथियों, जेनजीज का प्रदर्शन इंडिया में स्टार्ट हो चुका है और शुरुआत हुई है लद्दाख के लेह से। लद्दाख की राजधानी लेह में हिंसा भड़क चुकी है और इसमें जेनजीज के द्वारा यानी कि कहें युवाओं के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस को जला दिया गया है। अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 70 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। सीआरपीएफ की गाड़ियों वगैरह को भी जलाया गया है। ऐसे में ये प्रदर्शन और ज़्यादा ना बढ़े, सरकारें वहाँ पर काम कर रही हैं। लेकिन बात यही आती है कि ये हिंसा भड़की क्यों, इसके पीछे का कारण क्या था या उनकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं, किस मांग को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आप वैसे तो देख रहे हो कि पिछले महीनों में जेनजीज का प्रदर्शन, जेनजीज का प्रोटेस्ट एक पैटर्न सा बनता चला जा रहा है। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, और अब भारत में लेह में ऐसा हो रहा है, लद्दाख में ऐसा देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर भारत में कहानी अलग है और सिचुएशन भी अलग है। इसके अलावा हम लोग कैपेबल भी अच्छे तरीके से हैं, इंडियन गवर्नमेंट, कि इस प्रदर्शन को अराजक रूप के स्तर पर जाने से बचाया जा सकता है इस वीडियो में। लेकिन समझने वाली बात यह है कि डिमांड क्या है, मांग क्या है, क्योंकि ये जो जिस स्तर पर अभी शुरुआत हुई है ना, ये ठीक वैसा ही है जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में शुरू हुआ था प्रदर्शन। तो देखिए, इस प्रकार से गाड़ियां वगैरह को जलाया जा रहा है। आपको कुछ मैं फुटेजेस और ये फोटोज़ वगैरह दिखा रहा हूं और बताया जा रहा है कि बीजेपी का वहां पर रीजनल एक ऑफिस था, उसको भी जला दिया गया है। सीआरपीएफ की कुछ गाड़ियां थी, उन पर भी आगजनी की गई है और उनको भी जला दिया गया है। 4 लोग की मृत्यु हो चुकी है और घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक 70 घायल हो चुके हैं। इसकी शुरुआत हुई थी शहर में एक मार्च को लेकर के, एक रैली को लेकर के। एक रैली निकाली गई, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इकट्ठा किया गया, रैली निकाली गई और उसके बाद वो रैली हिंसात्मक हो गई, यानी कि कहें दंगे के रूप ले ली। वहां पर हिंसा भड़कने लगी और वो स्थिति अभी तक आ चुकी है। ये सब जो है वो युवाओं के द्वारा किए जा रहे हैं, वहां पर जेनजीज के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन एक तबका ये भी है वहां पर जहां पर वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है। सोनम वांगचुक जी इसको लीड कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग आएंगे, अभी डिटेल से समझेंगे। लेकिन पहले जान लो ये जेनजी क्या बला है, जनरेशन जेड क्या बला है, इसको हम लोग क्यों सुन रहे हैं पिछले दिनों में। तो साथियों, जेनजी बेसिकली एक सर्टेन एज ग्रुप को कहते हैं, जो बहुत सारे एज ग्रुप जो कैटेगराइज किए गए हैं उन्हीं का एक हिस्सा है। एक्चुअल में कुछ फॉरेन ग्रुप्स, कुछ फॉरेन मेंबर्स के द्वारा एज ग्रुप को लेकर के कैटेगरी बनाई गई। वो कैटेगरी धीरे धीरे पॉपुलर होती चली गई और उसी कैटेगरी में एक जेनजी कैटेगरी है जिसकी लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जो लोग 1928 से 1945 में पैदा हुए होते हैं उनको साइलेंट जनरेशन कहा जाता है। इसके अलावा जो 1946 से 1964 के बीच में पैदा हुए व्यक्ति हैं उनको बेबी बूमर्स कहा जाता है। 1965 से 1980 के बीच के जनरेशन को जनरेशन एक्स कहा जाता है। 1981 से 96 के बीच को मिलेनियल्स कहा जाता है। आप में से बहुत सारे लोग मिलेनियल्स भी कैटेगरी में आते होंगे। फिर आता है 1997 से 2012, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1997 से लेकर 2012 के बीच में है, वही जूमर्स या जनरेशन जेड या जेनजी कहा जाता है। जनरेशन का शॉर्ट फॉर्म है जेन और जेड का मतलब जी, तो जेनजी इन्हीं को कहा जाता है। इसके बाद 2013 से लेकर 2025 तक जो लोग पैदा हुए हैं उनको जनरेशन अल्फा या जेन अल्फा कहा जाएगा। और 2025 के बाद जो जन्म हो रहे हैं 2033 तक या प्रेजेंट तक कह सकते हो, इनको जनरेशन बीटा कहा जा रहा है। यानी इस साल जो पैदा हुए हैं या आने वाले कुछ सालों में जो पैदा होंगे वो बीटा जनरेशन के बच्चे कहे जाएंगे। तो अभी के टाइम पर जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं ना, वो जेनजी के द्वारा हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि इन्हीं के द्वारा हो रहे हैं? देखिए, ये जो ग्रुप है ना, आप ध्यान से देखोगे, ये वो एज ग्रुप है 1997 से 2012 वाला, जो आपका 16 साल से लेकर के 15-16 साल से लेकर के 25 साल तक की उम्र के बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो मैक्सिमम, जिनको रोजगार की जरूरत होती है, जो युवा हो गए हैं, अपना ग्रेजुएट कर लिए हैं, ग्रेजुएशन या फिर इंटर हाई स्कूल पूरा किए हैं, अब उनको नौकरी की तलाश है, अब वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। लेकिन सिस्टम की मारामारी की वजह से या वैकेंसीज ना आने की वजह से, बेरोजगारी बढ़ने की वजह से, महंगाई बढ़ने की वजह से ये विद्रोह पर कभी कभी उतर आते हैं। अच्छा, इन लोग के बीच में भयंकर इंफॉर्मेशन का भंडार है वर्तमान समय को लेकर के। कैसे? एक्चुअल में ये लोग पिछले 5-7 साल से लगातार सोशल मीडिया से जुड़ करके बहुत तेजी से ये इन्फॉर्मेशन गैदर करते जा रहे हैं। इनके बीच में अवेयरनेस भी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। देखो, जो आप जेनजी के नीचे ले लो, जो जेन वाई थे वो धीरे धीरे मोबाइल पर शिफ्ट हुए या एंड्रॉइड पर शिफ्ट हुए, धीरे धीरे सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए और धीरे धीरे अब उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। आप देख रहे होगे आज के टाइम पर आपके मम्मी पापा, चाचा वगैरह अब वो भी स्टेटस लगाना शुरू कर दिए हैं। अब वो भी अच्छे अच्छे कोट्स लगाते हैं, सोचते हैं कि ये जो बोला जा रहा है ये
बिल्कुल फिट बैठ रहा है, रोज सुबह एक शायरी लगा देते होंगे, है ना, क्योंकि वो अभी शिफ्ट हो रहे हैं, अभी उस चीज़ों को लेकर के उनको नया नया लग रहा है। और ये सब चीज़ें आप लोग 5-7 साल पहले किया करते थे कि फेसबुक को कोई पोस्ट आया, कोई कॉमेडी, कोई वो, उसको आप शेयर करते थे खूब ज़बरदस्त तरीके से। तो ये जो जनजी है ये पिछले 5-7 सालों से लगातार इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है और इनको पता चल गया है इनके राइट्स क्या हैं, इनकी डिमांड्स क्या हैं, इनकी ज़रूरतें क्या है, इसको लेकर के ये अब मुखर हो जाते हैं बहुत तेज़ी से। तो इसीलिए जब भी कहीं पर कोई विवाद होता है तो ये लोग बड़ा उत्साही भी होते हैं, भाई युवा हैं, एनर्जी ज़्यादा है, तो ये लोग कूद पड़ते हैं कि अब हम करेंगे प्रोटेस्ट, ठीक है ना। चलिए, अब इस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा तो ये रहा जनजी वाला जो मैंने आपको बताया, जो आपने देखा बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, और उसके बाद अब लद्दाख में शुरुआत हुआ है। हालांकि अपनी अथॉरिटीज़, अपनी गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा है, अच्छे से इनको शांत करेंगे, इनकी डिमांड भी पूरी की जाएगी। लेकिन ये तरीका तो सही है नहीं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि कुछ भी आपको चाहिए और ज़बरदस्ती आप बच्चों की तरह जिद पकड़ करके रोड पर उतर जाओ, आगजनी करने लगो, है ना। इन सब के लिए तो योगी बाबा अलग से रूल लगाए हुए हैं। लेकिन अपनी डिमांड को मनवाने के लिए एक लंबे समय तक सुधार करने का एक तरीका होता है, वो तरीका जो है अपना रहे हैं सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक साथियों एक सोशल एक्टिविस्ट है, कहने के लिए इंजीनियर भी हैं, टीचर भी हैं। इनकी कथा आपने 3 इडियट में बाखूबी देखी होगी। इनके ऊपर मूवी बनी थी 3 इडियट, जिसमें जो रणछोड़दास झांझट बने थे वो यही बने थे, इन्हीं के ऊपर किरदार बनाया गया था। इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे 2002 में इनको अशोक फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मिला था, 2008 में रियल हीरोज अवार्ड मिला है, 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेज, 2018 में रमन मैग्सेसे मिला हुआ है। रमन मैग्सेसे आप जानते हो अवार्ड, एशिया का नोबेल कहते हैं। 2017 में ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का मिला हुआ है। तो ये सब अवार्ड ये पा चुके हैं। ये लंबे समय से, मतलब आप समझो 2 साल पहले भी मैंने आपको इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी, 1 साल पहले मैंने आपको वीडियो बनाई थी, और अब मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ। ये पिछले 2 साल से या कहें कई सालों से डिमांड तो कर ही रहे थे, लेकिन पिछले 1 साल से काफ़ी तेज़ी से इस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनका प्रदर्शन शांतिपूर्वक था और ये लद्दाख को लेकर के कुछ डिमांड्स कर रहे थे। क्या थी वो डिमांड्स और क्या है वो डिमांड जिसको लेकर के जनजी भी प्रदर्शन कर रहे हैं? अब हालांकि जनजी का तरीका अलग है, वो खूब मुखर हो गए हैं और वो रोड पर उतर आए हैं। इनका तरीका अलग है, ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। ये ऑफिशियल तरीके से भी, कानूनी मामलों के तरीके से भी, गृह मंत्रालय से भी लगातार संपर्क में थे और काफ़ी अच्छा इनका मतलब बहुत सपोर्ट भी मिला था पूरे इंडिया से भी इनके सपोर्ट का, इनके प्रदर्शन का। जब अभी पिछली बार इन्होंने 1 साल पहले के आसपास जब इन्होंने किया था प्रदर्शन, तब मैंने भी उस पर वीडियो दी थी उस टाइम पर। खैर, इनकी डिमांड क्या है अभी उसको सुनने से पहले अभी जो हिंसा भड़की है उसको लेकर के इनका एक बयान आया है, मैं चाहता हूं पहले वो आप अच्छे से सुन लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इनका और जनजी का प्रदर्शन का बीच में संबंध क्या है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कहा है कि ये लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हम 5 साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे, अनशन किया, लेह से दिल्ली तक पैदल यात्रा चलकर गए। आज हम शांति के पैगाम को असफल होते हुए देख रहे हैं। हिंसा, गोलीबारी और आगजनी हो रही है। मैं लद्दाख की युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि इस बेवकूफ़ी को बंद करें। हम अपना अनशन तोड़ रहे हैं, प्रदर्शन रोक रहे हैं। मतलब आप सोचो कि अभी कुछ हो जाता तो इन्हीं के ऊपर आता नाम, है ना। अब आपको वो फीलिंग आ रही होगी कि गांधी जी ने 1922 में क्यों अचानक से असहयोग आंदोलन ठप कर दिया था चौरा चौरी कांड होने के बाद। जैसे ही 4-5 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ, तैसे ही उस घटना के बाद इन्होंने अपना प्रदर्शन रोक दिया था महात्मा गांधी जी ने। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय से अहिंसक रूप से वो लेकर के चल रहे थे प्रदर्शन को, और पूरा इंडिया एक साथ एकजुट हो गया था और बहुत जल्द, बहुत करीब थे डिमांड मनवाने के। लेकिन अचानक से चौरा चौरी की घटना हो जाती है, पुलिस थाने को जला दिया जाता है और उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी भी मारे जाते हैं। तो वो हिंसा इतनी बड़ी हो गई थी, इसको लेकर के तुरंत उन्होंने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। कुछ ऐसा ही ये भी कर रहे हैं। अभी जनजी की जो हिंसा हो गई, इसको लेकर के इन्होंने जो 5 साल से अनशन किया वो अचानक से ठप्प करने का फैसला लिया है। इन्होंने कहा है हमारा तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, ये जितना जितना हमारा प्रदर्शन था इतने दिनों का, वो सब आज असफल होते हुए दिख रहा है। अब बात करते हैं डिमांड्स की। इनकी डिमांड क्या है, क्या ये डिमांड कर रहे हैं लद्दाख के लिए, क्योंकि वहीं पर रहते हैं। तो देखिए 4 प्रमुख मांगे हैं। इनमें से पहला है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था। तब से आज तक जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, जम्मू कश्मीर में विधानसभा रखी गई थी, यहाँ पर विधानसभा नहीं रखी गई थी। अच्छा, फिर 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा इनकी डिमांड है, इसको दी जानी चाहिए। अभी ये 6ठी अनुसूची क्या है, इस पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे। कारगिल और लेह 2 अलग अलग लोकसभा
लोकसभा सीट की ये डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर कारगिल और लेह दो बड़े एरिया हैं, हालांकि जिला भी आप कह सकते हो। तो उन जिलों के लिए, उन एरिया के लिए ये लोकसभा में 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में होता है, संसद में होता है, तो आपके वहाँ पर मुद्दे जो रीजनल हैं उनको आप संसद में उठा सकते हो। अब आप सोचो, जब लद्दाख का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है संसद में, तो लद्दाख के मुद्दों को उठाएगा कौन, सरकारों तक पहुंचाएगा कौन, इस पर चर्चा करेगा कौन? जब चर्चा ही नहीं होगी तो इसको लेकर के वेलफेयर स्कीम्स या जो भी चीज़ें होंगी कैसे आएंगी? अभी तो क्या है कि अभी गवर्नर का रूल है, तो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के मन में जो आता है, उन पर जो शिकायतें पहुंचती है, वो जो कुछ करना चाहते हैं करते हैं, नहीं तो फिर वैसे ठंडे बस्तर में रह जाता है। तो अब जब यहाँ पर लोकसभा से जब वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, वहाँ का कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता, वहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाला जाएगा, तो फिर लोग उसको चुन करके भेजेंगे अपने हिसाब से, अपने के बीच के नेता को चुनेंगे, और उस पर भी दबाव रहेगा कि भाई अगर हम नहीं अच्छे यहाँ के लिए कुछ काम किए तो अगली बार हम हट जाएंगे, दूसरा कोई चुन लिया जाएगा, इसलिए उसका भी विकास होगा। इसलिए ये 2 सीटों की मांग कर रहे हैं। अच्छा, फिर सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों की भर्ती की भी मांग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे जब से ये जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन नियम आया, तब से जम्मू कश्मीर में भी और लद्दाख में भी तेजी से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 रिमूव हो गया है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर जा रही हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज लग रही हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ पर स्थानीय लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी की भी मांग कर रहे हैं। अब हम लोग, ये तो आप 4 मांग समझ गए, अब हम लोग आते हैं सीधा सीधा संविधान की 6ठी अनुसूची पर, जो आपको अच्छे से समझना है। 6ठी अनुसूची क्या है? साथियों, जब अपना संविधान बना तो उसमें कुछ राज्य ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा पिछड़े थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग प्रकार की कम्युनिटी रहती थी, ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी। वो ना चाहती थी कि उन पर आप हस्तक्षेप करो और ना वो तुम्हारे मामले में हस्तक्षेप करेंगे। वो चाहते थे कि हम अपना रहेंगे, तुम अपने काम से काम रखो। हाँ, अगर चाहते हो कि हम तुम्हारे देश का नाम कहलाएं कि हम तुम्हारे देश का हिस्सा हैं, चलो हम वो मान लेते हैं कि हम इंडिया के हिस्सा हैं, लेकिन हम कैसे रहेंगे ये हम डिसाइड करेंगे। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कैसे पैसा बटोरेंगे, वो सब हम अपने रूप में रखेंगे। उससे तुम मतलब मत रखना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हम भैया भाला लेकर के कूद पड़ेंगे, है ना। आपको एक मूवी भी देखे होगे आपकी, तीर धनुष पहुंच करके वो मंत्रालय पहुंच गया था, सबको अटैक कर रहा था। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। तो ऐसे कुछ राज्य थे, तो उनको क्या कहा गया कि चलो ठीक है, तुम्हारे लिए एक अलग से प्रावधान कर दिया जाएगा। तो उनको एक स्पेशल राज्य की तरह ट्रीटमेंट किया जाने लगा। तो अब देखो, संविधान में 6ठी अनुसूची एक बनाई गई, और 6ठी अनुसूची में अनुच्छेद 244 के जरिए किसी राज्य के अंदर किसी क्षेत्र को विशेषाधिकार दे दिया गया। कोई राज्य है, उस राज्य में मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में कोई कम्युनिटी रहती है, ट्राइबल कम्युनिटी है या कोई भी कम्युनिटी रहती है, तो उसको विशेष क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया कि इस क्षेत्र में इनका पूरा पूरा अधिकार होगा, है ना। पूरा पूरा मतलब कि कुछ मामले में को छोड़कर बाकी लगभग पूरा इनका अधिकार होगा। अब ऐसे में नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कैसे याद करवाता हूं मैं कोर्स में, AMTM। AMTM, तो AMTM जो है ना, AMTM, इसे ATM भी कह सकते हो, AMTM भी कह सकते हो, ठीक है। ATM मशीन याद ही होगा तो बीच में M लगा देना। तो AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इन 4 राज्यों में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू की गई। अब इसके जरिए यहाँ पर स्वायत्त जिला परिषद बनाया गया, यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ADC बनाई गई। इस ADC के तहत क्या किया गया, आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275(1) के जरिए ऑटोनोमस बॉडीज को अपने इलाकों में अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपने वनों के प्रबंधन, क्योंकि ये लोग प्रकृति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सजग होते हैं, ये लोग वनों की कटाई को के सख्त खिलाफ होते हैं। खेती किसानी, गांव कस्बों का प्रशासन, कैसे गांव को चलाना है, इनके यहाँ कैसे प्रथा होगी, ग्राम पंचायतें कैसे चलेगी, जो पंचायत बैठती है, कई कई मामलों में जो भी कुछ अंदर का मामला हो गया तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर पुलिस आएगी, उन मामलों को ये लोग पंचायत बैठा करके सुलझा लेते हैं। विरासत, विवाह, तलाक, इन जैसे विषयों पर कानून बनाने की छूट दी गई इस आर्टिकल के तहत। अनुसूची 6 का दर्जा जिन राज्यों को प्राप्त है उनको, ठीक है ना। अब देखो, इसके अलावा लैंड रेवेन्यू, आपकी ज़मीन से कितनी उपज हो रही है, खेती कर रहे हो कि कुछ उपजा रहे हो, उस रेवेन्यू पर भी कुछ और टैक्स इकट्ठा करने का भी इनको खुद का अधिकार दिया गया। कैसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, इनको देगी छूट। अब लद्दाख चाहता है कि उसको भी इसी AMTM में शामिल कर लिया जाए, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग इस 6ठी अनुसूची का दर्जा मांग कर रहे हैं।
ये आ जाने पर लद्दाख के कुछ हिस्सों में जो मान लो मिलिट्री से अलग है, मान लो जहाँ पर कुछ जगहों पर मिलिट्री खड़ी है बॉर्डर वगैरह पर, वहाँ से अलग है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा आबादी रहती है, लेकिन वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई और घुसे। कल को कोई इंडस्ट्री आए, कोई फैक्ट्री आए और कहे कि हम यहाँ प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तुम लोग हटो यहाँ से, है ना। तो वो लोग उस एरिया को संरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ही जगह हैं जहाँ पर जीवन यापन करने योग्य है। आप जानते हो ना, लद्दाख वगैरह में कितना -डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। तो कुछ ही एरिया है जहाँ पर ये लोग बचा कर के भी रखना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लंबी भी मंशा ये भी है, कहीं ऐसा ना हो कि लद्दाख उत्तराखंड बन जाए। आज के टाइम पर आप उत्तराखंड को देख ही रहे हो, इतना ज़्यादा वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, जिस वजह से आए दिन आपदाएं आती रहती हैं। भाई कुछ जगहें हैं, कुछ क्षेत्र हैं ऐसा भारत में जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया जा सकता, उसके लिए वो अनुकूल नहीं है। आप वहाँ 3 मंजिला 4 मंजिला बिल्डिंग बना दोगे, एक झटके में एक बादल फटेगा और सब साफ हो जाएगा, और ऐसा हो भी रहा है, आप देख ही रहे हो। तो लद्दाख वाले लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि कल को हमारे यहाँ ऐसा दोहन हो जाए, इसीलिए वो इसकी डिमांड कर रहे हैं। आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब हो पाया हूँ कि ये मामला पूरा क्या है, क्या इनकी डिमांड है। अब एक और मामला आता है, कभी कभी उठता है, अनुच्छेद धारा 371। धारा 370 तो आपने बहुत सुना होगा। धारा 371 की भी ये लोग डिमांड करते हैं कि इसका भी कुछ प्रावधान कुछ समय के लिए इन पर लागू किया जाए। धारा 371 क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी एक बार वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अगर आप फिर कहोगे तो एक नई वीडियो दूंगा, आप कमेंट करके बताइए, आपको धारा 371 के बारे में समझाया जाएगा। एक और ज़रूरी बात, देखिए संकल्प बैच 2025 आप लोग की डिमांड पर लॉन्च कर दिया गया है, और ये संकल्प बैच खास तौर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 वालों के लिए है। जो सीबीटी 2 की तैयारी करने जा रहे हैं ना, जिनका 13 अक्टूबर को भी एग्जाम है, या एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट वाले जो अभी एग्जाम देंगे आगे चल करके, उनके लिए ये क्लास रामबाण होने वाली है। इसमें आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पढ़ाया जाएगा। 2024 वाला बैच जो था आपने खूब प्यार दिया था, 2025 का नया बैच लाया जा रहा है, और इसलिए ये अभी लाया जा रहा है और इस पर लगातार काम होने वाला है, क्योंकि आपका सीबीटी 2 का एग्जाम बिल्कुल सर पर लगा हुआ है। तो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर तैयारी आपको कराई जाएगी। क्लासेस इसमें कल से ही स्टार्ट हो जाएंगी, आज से आप एडमिशन लेना शुरू कर सकते हो और इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। 100% बाइलिंगुअल इसमें क्लासेस होंगी, टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी, करंट अफेयर की और स्टैटिक जीके की भी, क्लास नोट्स भी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, ई बुक्स भी दी जाएंगी। मतलब हमारा उद्देश्य है इस सीबीटी 2 को आप अच्छे तरीके से टैकल करो। आप अगर सीबीटी 1 में पार करके आ गए हो तो सीबीटी 2 की नैया पार कराऊंगा मैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको एमजेटी ऐप इंस्टॉल करना होगा। एमजेटी ऐप पर जा करके आपको संकल्प बैच ढूंढना होगा वीडियो कोर्स सेक्शन में। अगर आपको अभी नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए आपको पूरी सहायता की जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लिंक और नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उन तक आप ये बात शेयर कीजिए, और आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप इसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।